हाँ जी, आगे चलिए। आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के उन प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 12 मार्च को अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। मतलब 12 मार्च को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इंग्लिश की तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। केवल एक रिक्वेस्ट है आपसे, कॉपी पेन लेकर बैठना है और सीरियस होकर समझना है, ठीक है ना। चलिए जी, यहाँ पे हमने लिख दिया आज रात संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी होगी, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 100 नंबर पक्का। अब देख लीजिए, बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे इंग्लिश की तैयारी करना है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक है ना। सबसे पहला आपका जो आता है वो आता है अनसीन पैसेज। तो ये अनसीन पैसेज आपका जो है ना, ये आपसे पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 15 मार्क्स का, 15 नंबर का ये पूछा जाता है। तो चलिए जी, अब एक एक करके 15 नंबर के पहले हम अनसीन पैसेज को एक सॉल्व कराकर हम दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज 15 नंबर का पूछा जाता है। पहला हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये एक पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। समझिएगा, कह रहा है अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। Anyone who lie in bed late to completed to work till a late hour in the evening, ठीक है। He has to go without the evening exercise which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of the early rise, ठीक है ना। The reason, मतलब यहाँ पे लिखा गया है the reason of this is that he cannot take advantage of the refreshing hour of the morning. Some people say that the kids hour of midnight is the best of the time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. And it is true to say that few men have to clear brain at midnight when he body need rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. तो ये एक पैराग्राफ है जी। देखिए, एक पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ के आपको सुना दिया। मोस्टली पढ़ने से मैं इस तरीके से आपको पढ़ के इसलिए सुनाया हूँ। सबसे पहले तो आपको भी जब तक पेपर मिलता है उसको पढ़ना है। पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद आपको इसका हिंदी निकालना है। यदि आता है तो अच्छी बात है, यदि आपको हिंदी निकालना नहीं आता तो भी हम आपको बताएंगे कि ट्रिक से कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बट फिर भी हम निकाल के यहाँ पे थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है अर्ली राइजेस लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब सुबह उठने से जो हमें क्या मिलता है, लीड होता है, मतलब मिलता है हमें अच्छी स्वास्थ्य मिलता है और हैप्पीनेस और खुशी मिलती है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है द मैन हुज राइज लेट, जो व्यक्ति लेट से उठता है, राइजिंग लेट, जो व्यक्ति लेट से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, उसे पूरे दिन में एक छोटी से रेस्ट मिलता है, लिटिल रेस्ट मिलता है। फिर से कह रहा है कि एनीवन हु लाई इन द बेड लेट टू कंप्लीटेड टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, तो जो व्यक्ति लेट से उठता है उसे एनीवन हु लाई इन बेड लेट, मतलब जो व्यक्ति बेड पर इसी तरीके से लेटा हुआ रहता है उसको इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल एट लेट हावर, मतलब उसे देर रात तक, मतलब देर समय तक उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इन द इवनिंग, मतलब शाम को देर रात तक उसको शाम को देर समय तक उसको कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, और उसे, मतलब वह
इवनिंग जो एक्सरसाइज है उसको भी वो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज के वो कार्य करता रहता है, इवनिंग एक्सरसाइज उसकी छूट जाती है। फिर से कह रहा है विच इज सो नेसेसरी, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, मतलब जो उसके लिए जरूरत था इवनिंग एक्सरसाइज वो भी छूट जाता है। फॉर हिज हेल्थ, मतलब उसके बॉडी के लिए ये बहुत ही आवश्यक था एक्सरसाइज करना, तो वो छूट जाता है। फिर से कह रहा है इन स्पिरिट ऑफ ऑल द एफर्ट, अब वो पूरा प्रयास करने के बावजूद भी हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, उसको पूरा एफर्ट करेगा, देर से जो उठेगा वो पूरा प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा कि मैं अच्छा तरीके से देर रात तक कार्य भी करेगा, फिर भी वो उतना अच्छा, यहां पे कह रहा है ना कि हिज वर्क, उसका जो कार्य है नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, मतलब उसका जो कार्य है ना वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा एज डेट, जितना ऑफ द अर्ली राइजेज, जितना जो सुबह में उठकर कार्य किया है उसका मिलेगा, उतना देर रात तक जो सोया है, ठीक है ना, सुबह तक सोया है, उसका उतना कार्य इफेक्ट नहीं करेगा। फिर से कह रहा है कि द रीजन ऑफ दिस, ठीक है ना, मतलब यही कारण है डेट की इस डेट की he can not take advantage of the refreshing hour of the morning, और उसको क्या होता है he can not, मतलब उसे नहीं मिलता एडवांटेज, उसको ये लाभ नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता है, रिफ्रेशिंग हावर, मतलब ताजगी भरे जो घंटे होती हैं, समय होती हैं ऑफ द मॉर्निंग, मतलब सुबह में जो ताजगी भरा समय होता है, समय का जो लाभ है ना उसको नहीं मिलता। जो देर सुबह तक सोता है तो उसको ताजगी का कैसे मिलेगा जी, सुबह में देखेंगे बहुत ही ताजगी भरी फ्रेश भरी हवा मिलती है, तो वो नहीं मिलता। फिर से कह रहा है कि सम पीपल, कुछ लोगों का कहना है डेट की द किट हावर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शांत समय ऑफ द, मतलब मिडनाइट, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्य करने के लिए, यहाँ पे बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मतलब कार्य करने के लिए अच्छा समय, एक अच्छा समय क्या है, अच्छा समय है मध्य रात्रि की शांत समय है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि मध्य रात्रि में आप काम करते हैं शांति के समय में, तो वो अच्छा समय होता है कार्य करने का। सेवरल ग्रेट थिंकर, और कुछ महान विचारकों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना सेवरल ग्रेट थिंकर से, मतलब कुछ महान विचारकों का ऐसा मानना है, कहना है डेट की दे कैन राइट बेस्ट ओनली देन दे बर्न अ मिडनाइट ऑयल, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बर्न इन मिडनाइट ऑयल, मतलब बर्न इन मिडनाइट ऑयल, मतलब मध्य रात्रि में, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में, बर्न मतलब होता है जलाना, ऑयल मतलब तेल, तो मध्य रात्रि में तेल जलाना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ महान विचारकों का कहना है कि दे कैन राइट बेस्ट टाइम, मतलब लिखने का सबसे अच्छा जो समय होता है, कुछ आप राइटिंग लिख रहे हैं, कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, मध्य रात्रि में तेल जलाना। इसका मतलब मध्य रात्रि में तेल जलाने का मतलब है कि मध्य रात्रि के बीच में, आप मध्य रात्रि का जब समय हो उस समय पे लिखना सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि पूरा शांत होता है, माहौल शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है, ठीक है। एट, फिर भी, एट मतलब फिर भी, इट इज ट्रू, ये भी सत्य है, इट इज ट्रू टू से, मतलब ये भी कहना सत्य है डेट की फ्यू मेन, मतलब कुछ जो लोग हैं हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, मतलब कुछ लोगों का जो मध्य रात्रि में जो ब्रेन होता है वो क्लियर होता है, शांत होता है, साफ होता है, ठीक है ना। वेन, जब दे बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप, जब उसकी बॉडी क्या नीड जो होती है, मतलब बॉडी की आवश्यकता है सोने की, आराम करने की और सोने की आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता होती है जी, ठीक है ना। फिर से कह रहा है those who work at that time soon ruin their health, और जो व्यक्ति उस समय पे भी कार्य करता है, मध्य रात्रि में भी कार्य करता है, उसकी हेल्थ क्या होती है, ruin होती है, नष्ट होती है, ठीक है ना। बैड हेल्थ मतलब बुरा हेल्थ जो होता है, खराब हेल्थ जो होती है, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, मतलब अच्छी स्वास्थ्य ना होने पर उसकी जो कार्य है, कार्य की जो क्वालिटी है उसमें क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक पैराग्राफ है जी, मैं जानता हूं समय लगा, अरे बाबू मतलब ना कुछ लोगों, मतलब मैं दिल से कह रहा हूं, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि भैया कि मतलब समय लग रहा है,
अब समय से नहीं आपको फोकस करना है, क्योंकि समय इसमें लगेगा, ऐसा मतलब सोचना नहीं है आपको, ठीक है ना। समय तो लगेगा ही, पढ़ाई कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा ले लिए चलते हैं, इसको पूरा लेंगे तभी जाकर समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया गया है, 3 मतलब ये 5 क्वेश्चन है ना, 3-3 नंबर के हैं जी। फर्स्ट 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, चौथा भी 3 नंबर, सॉरी, अब पांचवा भी ये हमारा 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। अब एक एक क्वेश्चन को देखिए कैसे आपको भी सॉल्व करना है, समझिएगा। कह रहा है कि व्हाई इज अर्लिंग राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, मतलब सुबह उठने से, मतलब देर रात सोने से, मतलब ये कह सकते हैं सुबह उठना देर रात से, मतलब सुबह उठना क्यों बेटर है लेट से उठने से, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे, व्हाई अर्लिंग राइजिंग मतलब सुबह उठने क्यों बेटर है देन राइजिंग लेट, देर से उठने से, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो देखिए हम तो ऐसे बता सकते हैं, बट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि देखिए अगर हिंदी निकालना नहीं आता फिर भी यहाँ पे कुछ सेंटेंस को आपको कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे कह दिया अर्लिंग राइजेज, ठीक है ना, फिर से यहाँ पर राइजिंग लेट, तो यहाँ पे यही चीज है, अर्लिंग राइजिंग बेटर यहाँ पे लिखा गया ना, तो यही हमें ढूंढना है इसमें। इस पैराग्राफ में आप ढूंढिए अर्लिंग राइजेज, तो देख लीजिए ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया अर्ली राइजिंग, ठीक है ना। तो देखिए कॉमन कुछ सेंटेंस मिला ना, ठीक है, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है ना, द मैन हु राइजिंग लेट, ठीक है। अब यहाँ पे राइजिंग लेट भी कहा है, तो देखिए यहाँ पे राइजिंग लेट भी आ गया, यहाँ पे राइजिंग अर्लिंग राइजेस भी आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से ये टोटल लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है तो यहाँ तक हम लिख देंगे। तो या तो आप यहाँ तक भी कर दें, या आप और भी चाहे तो थोड़ा सा और यहाँ से बढ़ाकर फुल स्टॉप यहाँ पे है तो यहाँ तक आप लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रिक से लिखना है, ट्रिक से याद करना है, आशा करता हूं समझ रहे होंगे। दूसरा कह रहे हैं वाई डू सम थिंकर बर्न इन मिडनाइट ऑयल, मतलब कुछ विचारकों का, कुछ महान विचारकों का कहना है क्या, बर्न इन मिडनाइट ऑयल मतलब मध्य रात्रि में तेल जलाना क्यों, मतलब क्यों। यहाँ पे कह रहे हैं वाई डू सम थिंकर, मतलब कुछ विचारकों का क्यों कहना है या करना है कि मध्य रात्रि में तेल जलाना, मतलब मध्य रात्रि में कुछ भी कार्य करना, ठीक है, ऐसा वो क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं जी, यहाँ पे देखिए अब हम यही चीजें ढूंढेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर हिंदी निकालना नहीं आता तो आप देखिए यहाँ पे देखिए सम थिंकर, यहाँ पे सम थिंकर लिखा गया है, फिर से बर्न इन मिडनाइट ऑयल, ये शब्द हम इसमें ढूंढना है। तो ढूंढिए कहां पर है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहां पे आ गया ना, यहां पे देख लीजिए बर्न इन मिडनाइट ऑयल, ये है ना। तो यहां से आप देखिए ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ये सेंटेंस यहां से हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो सेवरल ग्रेट थिंकर, यहाँ पे देखिए सम थिंकर यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे भी सेवरल ग्रेट थिंकर आ गया है। तो सेवरल ग्रेट थिंकर से मतलब कुछ विचारकों का कहना है डैट कि दे कैन राइट अ बेस्ट ओनली देन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब मध्य रात्रि में कुछ भी लिखना एक अच्छा होता है, सबसे अच्छा मध्य रात्रि में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, ये दूसरा का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से ढूंढ कर आपको लिखना है। तीसरा हमारा आता है जी, तीसरा आप देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि में कार्य करने का क्या डिसएडवांटेज है, क्या हानियां है, ये बताना है। तो यहाँ पे कहा जाता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना वर्किंग एट मिडनाइट, यहाँ पे डिसएडवांटेज कह दिया, तो मतलब अगर देर रात तक कार्य करते हैं तो उसका क्या हानि है जी। तो यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि एट मतलब फिर भी, इट इज ट्रू टू से, ये भी कहना सत्य है डैट की few men have to clear brain at midnight when the body need rest and sleep,
मतलब मध्य रात्रि में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय पे हमारी जो बॉडी होती है वो नीड रेस्ट और स्लीप, तो उस समय पर नीड जो होती है क्या होती है, ढूंढती है स्लीप को, मतलब सोना और आराम करना चाहती है। तो ये एक हानि ही ना है जी। और उसके बाद मध्य रात्रि में कार्य करेंगे तो कह रहा है कि हुज वर्क एट टाइम सून ruin हिज हेल्थ, और जो भी मध्य रात्रि में कार्य करता है उसका हेल्थ क्या होता है, ruin होता है, नष्ट होता है। ठीक है, बैड हेल्थ must in the long run have a bad effect on the quality of their work। और जो मध्य रात्रि में कार्य करता है उसका हेल्थ खराब होगा। अब जब बुरा हेल्थ होगा तो वो लंबे समय के बाद क्या होगा, उसके कार्य की क्वालिटी पर क्या होगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप चुपचाप चाहें तो यहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां से आप चाहें इट इज से, यहां से आप चाहें यहां से आप पूरा अंत तक यहां तक लिख सकते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको चाहें तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। अगला हमारा आ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल, ठीक है ना, पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिडनाइट हावर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सुबह का समय और मध्य रात्रि का समय दोनों का संभावित लाभ, संभावित मतलब पॉसिबल मतलब संभावित, एडवांटेज मतलब लाभ, तो संभावित लाभ क्या है, मतलब सुबह का समय और मध्य रात्रि का समय का संभावित जो लाभ है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो हम यही नहीं इससे पढ़े हैं तो मालूम चला है कि सुबह में उठते हैं तो आपके पास अधिक टाइम होता है, आप अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आप सुबह में अच्छी सी ताजगी ले पाते हैं, ताजगी का आनंद ले पाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मध्य रात्रि का मिडनाइट में क्या होता है जी, मध्य रात्रि में यही होता है कि मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो अच्छे से लिखाएगा, क्योंकि पूरी ओर शांति रहती है, ठीक है ना, शांति रहता है। यही तो दोनों लाभ हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तीसरा का आंसर, ये चौथा हम देख रहे हैं। तो कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिडनाइट हावर। तो यहाँ पे लिखा है कि द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग हावर, ठीक है ना, मतलब एडवांटेज है मॉर्निंग हावर, मतलब मध्य रात्रि जो सुबह का समय का एडवांटेज है, लाभ है, इज डैट कि द पर्सन हैज एक्स्ट्रा टाइम टू डू हिज वर्क। मतलब उस व्यक्ति, जो व्यक्ति सुबह में उठता है उस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने कार्य को करने के लिए, ठीक है। एंड इंजॉय द रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग। और जो सुबह का जो समय होता है, सुबह के समय में जो ताजगी मिलती है, ठीक है ना, उसका एंजॉय करने का भी उसके पास अवसर मिलता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि द एडवांटेज ऑफ मिडनाइट हावर, मतलब मध्य रात्रि का समय का जो लाभ है वो क्या है कि ऑफ द क्विटनेस ऑल अराउंड, कि चारों ओर क्या होती है, क्विटनेस होती है। क्विटनेस मतलब होती है शांति होती है। तो यही तो आप लिखेंगे। तो कुछ चीजें आपको बनाकर लिखनी होंगी, ठीक है ना, कुछ चीजें आपको बनाकर लिखनी होंगी या इसी में से छांट कर आपको लिखना होगा। जैसे कि आप यहां से लेकर अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए यहां से लेकर चुपचाप आप यहां तक कम से कम लिख देते हैं। इसी का ये चौथा का आंसर, यहां से लेकर यहां तक। अब फिर से आप कहां से लिखते कि यहां से लेकर और कम से कम यहां तक आप लिखते, यहां तक, समझ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, फिर से यहां से लेकर यहां तक लिखते तब आपका होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो छांटनी पड़ती है। अगला यहाँ पे देखिए, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइस। मतलब नॉइस मतलब होता है शांति, तो शांति का अपोजिट इस पैराग्राफ में क्या है, ठीक है, शांति नहीं होता है, नॉइस मतलब क्या होता है, शोर शराबा होता है। तो शोर शराबा का मतलब नॉइस का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो शोर शराबा का शांति होता है, और शांति का क्या होता है जी, क्विट होता है, ठीक है ना, क्विट होता है। तो क्विट हम लिख देंगे, क्विट मतलब शांति। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये देखिए एंटोनिम्स पूछ लिया है, अपोजिट शब्द। फिर से कह रहा है व्हाट डू यू मीन, मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बर्न मिडनाइट ऑयल। मध्य रात्रि में तेल जलाने का क्या मतलब है, तो वर्क एट
यहाँ पे मध्य रात्रि में तेल जलाने का मतलब है वर्किंग ऑफ नाइट, ठीक है ना, मतलब रात्रि में क्या, रात में कार्य करते रहना, ठीक है ना, यही तो इसका मतलब है बर्न मिडनाइट ऑयल, ठीक है। मध्य रात्रि में तेल जलाने का मतलब ये है, तो ये आप लिख देंगे। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ र्यून, र्यून का सिनोनिम्स क्या होता है, र्यून है ये, यहाँ पे एन होगा र्यून, तो र्यून मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है ना, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, तो र्यून माने नष्ट होना होता है, तो डिस्ट्रॉय मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है नष्ट होना, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका जी। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा मेहनत आप कीजिएगा, जैसे कि अपोजिट शब्द हैं, इसके लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पता होनी चाहिए। और लगभग मतलब मैं कहूँगा तो 15 नंबर का है, तो आराम से अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो 15 में 15 नंबर आ जाएगा, और कुछ नहीं तो आराम से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे तो 12 नंबर तो फिक्स है कि आपको मिलेगा ही। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मेरा एनर्जी जो है ना वो थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि ये जो मैं क्लासेस है ये शाम के समय में मैं ले रहा हूँ, और बिना खाए पिए अगर शाम के क्लासेस लिया जा रहा है तो शाम के थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए गला पूरी तरीके से सूख गया है, पर फिर भी आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके प्रति थोड़ा सा मैं यही सोच रहा हूँ कि अदरवाइज आप पढ़ लें अच्छे तरीके से, आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का भी बीत जाए, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी रोजे में थोड़ी सी पढ़ाने में ये है कि थोड़ी सी, बट कोई नहीं जी, कोई नहीं, मेहनत करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, और मैं मेहनत करूँ जिससे मैं आपके लिए कुछ और अधिक अच्छा से कर पाऊँ, यही मैं सोचता हूँ। तो आप भी अपने लिए मेहनत करें, यही मैं कहूँगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे दोस्त। बहुत बेहतर जी, ले लीजिए इसका भी, ठीक है जी, ले लिए होंगे, अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमारा दूसरा जो आता है, ये सबसे पहले तो हमने आपको एक एक आपको कराकर दिखा रहे हैं, जैसे अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अब यहाँ पे आता है सेक्शन बी, सेक्शन बी से ना हमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का, तो यहाँ पे 10 नंबर का ये हमसे लेटर पूछ लिया गया है 10 मार्क्स का, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेटर है जिसको आपको तैयार कर लेना है। कह रहा है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेन द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है, एक लेटर लिखिए, ठीक है, कंप्लेंट्स मतलब शिकायती पत्र लिखना है, अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कॉलेज के पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी की शिकायत के लिए आपको क्या करना है, एक प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सर, या मैडम भी हो सकती है तो मैडम लिख देंगे। यहाँ पे आप दूसरे में क्या लिखेंगे, अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक अपने कॉलेज का नाम लिखा है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, कॉलेज। यहाँ पे अब कहाँ पर ये है, तो भाट पर रानी में है, ये हमने लिख दिया। यूपी किस राज्य में है, तो यूपी में है, तो ये हमने लिख दिया। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, तो हमने लिख दिया 22 अगस्त 2024, इस तरीके से डेट लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर ऑर्डरिंग न्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालयों में नए बुकों की ऑर्डरिंग के लिए ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे से लिखेंगे सर या मैडम, ठीक है ना। उसके बाद ये आप लाइन लिखेंगे, देखिए लिखा गया इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब आपसे विनम्र निवेदन है, डेट की आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मतलब योर स्कूल या स्कूल हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लिख देंगे कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 12वीं का क्या हूँ, एक छात्र हूँ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ डैट की देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब देयर आर नॉट इनफ बुक, मतलब जो बुक है वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त अवेलेबल नहीं है इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकें नहीं है, फॉर द स्टूडेंट टू रीड, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पुस्तकालयों में अवेलेबल जो बुक है ना वो पर्याप्त अवेलेबल नहीं है। फिर से कह रहा है बिकॉज, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि बुक ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी स्कूल की लाइब्रेरी में
इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू लक, जिसके कारण ऑफ द ऑल दिस बुक, मतलब इन सभी बुकों की कमी के कारण वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, तो हम अपनी जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर, इसी प्रकार, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मतलब देयरफॉर भी लिख सकते हैं या सो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, हम आपसे निवेदन करते हैं, दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक दिस बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कि जो लाइब्रेरी है उसमें पुस्तकों का मतलब जल्द से जल्द पुस्तकों को अवेलेबल कराया जाए, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, यहाँ पर योर ओबीडियंट छात्र आप इस तरीके से लिख देंगे, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, नाम आप लिख देंगे, शहजाद हमने लिख दिया, क्लास 12th आप लिख देंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे जी। देख रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट है शहजाद नाम के भी, ठीक है, हमसे पढ़ते हैं तो कमेंट करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, जिनका दिमाग में नाम आ जाता है ना उनका लिख देता हूँ टाइपिंग में जब समय मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपके लिए दिल से मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम जी जान लगा देंगे आपके लिए, ठीक है ना, आप परेशान ना हो, आपके लिए इंग्लिश की भी तैयारी ना बेहतर तरीके से कराई जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 10 नंबर का यह है जी, अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी तो हम एक एक आपको अनसीन पैसेज एक करा दिए, एक आपको लेटर करा रहे हैं, बट एक ही तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत सारे भी इंपॉर्टेंट है, तो आप परेशान ना हो, उसके लिए भी अंत में हम बताएंगे कि क्या अब होने वाला है। एक बहुत ही बड़ा मतलब एक चीज मिलने वाला है जो कि अभी हम आपको बताएंगे, जो मतलब दिल गार्डन हो जाएगा दोस्त, सुनिएगा जरूर, ठीक है ना। अभी हम कुछ देर में आपको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है राइट आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 115 वर्ड, मतलब 100 से 150 शब्दों में आपको एक क्या लिखना है, एनी वन पे, मतलब कोई पे भी आर्टिकल आपको लिख देना है। इस तरीके से कहता है, आप 3-4 आपको 3 मोस्टली आपको आर्टिकल देगा, उसमें से एक लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन क्लासेज पर ना आर्टिकल लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है इस समय में, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेज से ही पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। तो ये क्या है जी, इसको समझ लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेज आर अ बून ऑफ मेनी स्टूडेंट, जो ऑनलाइन क्लासेज है वो कई विद्यार्थियों के लिए वरदान है, बून है, ठीक है ना। डेट वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो हमें कोविड के दौरान मिला है। और यहाँ पे कह रहा है एंड और मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट गेट हेल्प इन स्टडी, मतलब कई स्टूडेंटों को पढ़ाई में क्या मिली है, मदद मिली है, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ठीक है ना। फिर से कह रहा है पुअर स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है पुअर स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, मतलब गरीब जो विद्यार्थी हैं, तो गरीब विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा बेनिफिटेड, लाभ मिला है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस के कारण। बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट, पहले, ड्यू टू लक मनी, मतलब पैसों की कमी के कारण, ही हैव टू लीव हिज स्टडीज, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं पैसों की कमी के कारण ही हैव टू लीव हिज स्टडी, मतलब अपनी जो स्टडी है ना उसको छोड़ देते थे। पैसों की कमी के कारण पहले स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़ देते थे, बट लेकिन टुडे आज विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, परंतु आज उनको क्या मदद मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से उनको हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। वी कैन स्टडी फॉर फ्री, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री में भी क्या कर रहे हैं, स्टडी, फ्री के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। और यू कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मिनिमम फीस, अब बहुत कम फीस में भी आप चाहें तो कोर्स भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। एंड और वी कैन स्टडी, और आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोर्सेज से। कह रहा है कि देयर आर मेनी बेनिफिटेड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारी बेनिफिटेड हैं, लाइक वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, जैसे कि आप अपने समय के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सुबह में काम करने आपको जाना है, जाइए, शाम को आइए, शाम को भी आप वीडियो देखेंगे तो वैसा ही पढ़ा रहेगा, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा, आपको 5 बजे बुलाया है तो 5 ही बजे आपको पढ़ाई होगी, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो ये बातें होती हैं जी। बट
लेकिन इट आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, बट इसके कई क्या है डिसएडवांटेज भी है, मतलब हानियां भी हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है जी, बिकॉज क्यों, बिकॉज द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब जो मतलब स्कूल में स्टडी, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि द स्टूडेंट हुज, मतलब वह स्टूडेंट जो स्कूल में स्टडी मतलब पढ़ाई के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, डिड नॉट कंसंट्रेट, अपने पढ़ाई के प्रति जो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है स्कूल में, ठीक है, how will he be able in concentrate in online classes, वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस में कंसंट्रेट कर पाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति स्कूल में जब टीचर सामने होते हैं तो पढ़ाई करने पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो कैसे ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन में जो ध्यान नहीं दे पा रहा है जब टीचर सामने है, तो वो ऑनलाइन में कैसे ध्यान दे पाएगा, जबकि टीचर वहां पे है ही नहीं, मोबाइल से पढ़ना है, तो कैसे ध्यान दे पाएगा, ये कहा जा रहा है। परंतु यहाँ पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे सोच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस हैव मोर बेनिफिटेड, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारी बेनिफिटेड हैं। नहीं कहते हैं पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ लेंगे और न पढ़ने वाले के बस 1000 बहाने, तो वही हाल है जी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर का है, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। तो ये अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक मैं आपको बता दूं तो 15 नंबर का हमने अनसीन पैसेज देखा, 10 नंबर का आर्टिकल देखा, 10 नंबर का हमने लेटर देखा। तो मोस्टली अगर हम इन तीनों का मिला दें तो अभी तक हमने 35 नंबर का देख लिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा आता है सेक्शन सी, जिससे 25 नंबर का हमसे पूछा जाता है जी। अब सेक्शन सी में क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिए। तो हमसे पूछा जाता है जैसे फ्रेज पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है मतलब नरेशन, ठीक है, एक्टिव पैसिव पूछा जाता है, ट्रांसलेटिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये सब हमसे पूछा जाता है, ठीक है, लगभग ये सब पूछा जाता है। अब इन सभी से आइटम फ्रेजेस पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, इससे हमें 25 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब ये मैं कहूँगा कि ग्रामर पोर्शन है, ये ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी जो होता है ग्रामर होता है। तो ग्रामर को मैं कहूँगा कि आपको तैयार करना है, आप कहीं से भी टीचर से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा मोस्टली जो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का, सिखाने का, क्योंकि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश भी करा दीजिए, तो हम करा भी रहे हैं। अब वैसे नहीं कि ऐसा नहीं है, समय के ना होने के कारण मैं इंग्लिश नहीं कराता था। जैसे कि जो नरेशन मैंने कराया है, लगभग 15 वीडियो नरेशन पे हमने बनाया है और एक एक करके सीक्वेंस वाइज बेसिक से हमने पढ़ाया, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितने मिलने चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो सीक्वेंस वाइज सीखना नहीं चाहते, वो चाहते एक वीडियो आए और सब कुछ उसमें मालूम चल जाए, और वो भी वीडियो लंबा ना हो, मोस्टली 15-20 मिनट का हो ही, तो कैसे पॉसिबल है, ये सभी पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पढ़ाना ग्रामर छोड़ दिया, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये दो पर हम वीडियो ला देंगे, एक वीडियो आएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों उसमें होंगे, ये पढ़ लेंगे ना। तो सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, तो ये दोनों के लिए एक वीडियो हम ला देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर इंग्लिश का आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहां पे मिलेगा, तो उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 25 नंबर जो मैं कह रहा हूँ, इसको आप अपने तरफ से तैयार कीजिएगा, जितना हो सकेगा हम कराने का प्रयास करेंगे, बट फिर भी ग्रामर पोर्शन आप अदर जगह से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, जहां से नॉलेज मिले वहां से लेना चाहिए, ये मैं कहूंगा। उसके बाद आता है आप सेक्शन डी। सेक्शन डी जो हमारा आता है 40 नंबर का पूछा जाता है, मतलब सेक्शन ए + B + D, यदि ये तीनों तैयार कर लेते हैं तो सेक्शन ए से 15 नंबर, सेक्शन बी से 20 नंबर और सेक्शन डी से 40 नंबर। तो ये कितना हो, 40 और 20 60 और 20 60 और 20 25, मतलब ये अगर सब तैयार कर लेते हैं सेक्शन ए बी और डी तो 75 नंबर 100 में आपको मिल जाएंगे। 75 कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप अपने तरफ से एफर्ट कर लेते हैं ग्रामर में तो आराम से ये आपका आराम से पहुंच जाएगा 85 to 95% तक। तो अब आपके ऊपर है कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोज आता है, पोइट्री आता है और सप्लीमेंट्री आता है।
ये सेक्शन डी में हमारे। देखिए प्रोज में क्या है ना, प्रोज में क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, ओनली क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाएंगे, 2 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा तो 4 दूना 8, मतलब 8 नंबर का आपको ये 2 क्वेश्चन पूछता है। और एक आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो है 7 नंबर का, ठीक है ना। तो 8 7 15 नंबर का ये पूछता है। तो यहां से हमें कितने नंबर, प्रोज से हमें कितना नंबर मिलता है जी, प्रोज से हमें 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर ओनली पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं पोइट्री। पोइट्री में हमसे 2 ही चीजें पूछता है, एक हमसे स्टेंजा पूछता है, स्टेंजा जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक सेंट्रल आइडिया जो पूछा जाता है, जो है हमें 4 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल आइडिया हमने करा ही दिया, एक वीडियो आपको मिला ही होगा, आर्टिकल करा ही दिया है, लेटर आपको करा ही दिया, जल्दी आपको लेटर पे वीडियो शायद मिल गया होगा, कल मिल जाएगा, मतलब सेंट्रल आइडिया और लेटर पे वीडियो कल मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से जी, तो ये आपके देखिए 6 नंबर, ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया पूछता है, तो ये हमने करा ही दिया है। स्टेंजा आप तैयार कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री में आएंगे ना तो 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 8 नंबर का, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है 7 नंबर का। तो ये सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर का हमसे पूछा जाता है, और इससे भी हमें 15 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 15 और 15 30, और 30 और 4 34, मतलब अगर स्टेंजा तैयार कर लेते हैं तो पूरा 40 नंबर, या ये तैयार कर लेते हैं तो 34 नंबर यहां से हमें मिल जाएगा। तो मोस्टली हमें आज के इस वीडियो में इसी पर फोकस करना है। एक चीज मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन आंसर देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो है प्रोज से। ये प्रोज से हमारा 15 नंबर मिलेगा प्रोज से, तो उसको आप देख लीजिए। प्रोज से सबसे पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कराने का प्रयास किया है। देखिए कह रहा है पहला हमारा क्वेश्चन कि what did Hamel say about the language and its important, मतलब जो एम हेमेल हैं, जो टीचर हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट डिड एमएल सेड, एम हेमेल क्या कहते हैं अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, और उसके महत्व के बारे में। तो एम हेमेल क्या कहते हैं जी, तो एम हेमेल हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है कि एम हेमेल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब एम हेमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है ना। सेइंग, और कहते हैं डेट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरे संसार में सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं एंड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, और वो क्या है, और जो स्पष्ट भाषा है और लॉजिकल तार्किक भाषा है। फिर से कह रहे हैं डेट की वी मस्ट गार्ड इट्स एमोंग अस, और उसे, और जो हमारी जो कह सकते हैं जो फ्रेंच भाषा है, तो फ्रेंच भाषा को हमें अपने बीच क्या रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड नेवर फॉर इट्स, और हमें फ्रेंच लैंग्वेज कभी भूलना नहीं है, नेवर फॉर इट, कभी भी नहीं भूलना है, इसको याद रखना है आपको। तो यही बातें उन्होंने कहा, ये आप इतना लिख देंगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे जी, ठीक है ना, 4 नंबर मिल जाएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। फिर से अगला हमारा आता है कि हु डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रिपेयर अटेंशन द स्टडी ऑफ फ्रेंच, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि होम डिड एम हेमेल ब्लेम्ड फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन द स्टडी ऑफ फ्रेंच, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एम हेमेल ने किसको ब्लेम किया है, किसको दोषी ठहराया है, ठीक है ना। जो फ्रेंच के जो स्टडी, मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो स्टडी नहीं करते हैं, तो उसके लिए किसको दोषी ठहराया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एम हेमेल ब्लेम्ड एवरीवन ऑफ पेरेंट, एम हेमेल ने सबसे पहले तो प्रत्येक जो पेरेंट है उनको पहले दोषी ठहराया है। उसके बाद ही हिमसेल्फ, अब उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया है, ठीक है, कि लड़के अगर नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। पहली तो पेरेंट को, दूसरा वो टीचर हैं तो वो अपना भी ठहरा रहे हैं, और तीसरा द ऑल स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट को भी गलती ठहराते हैं, ब्लेम करते हैं। तो ये इतना ही शॉर्ट है जी, ये लिख देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बट इतना भी लिखेंगे काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री से सबसे पहले 8 नंबर, प्रोज से 8 नंबर मिले। एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए।
ये हमसे क्या कह रहे हैं, अबाउट 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है ना। तो व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण में गांधी जी क्या मतलब चंपारण में गांधी जी क्या किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया व्हेन गांधी जी कम टू चंपारण, जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, ठीक है ना, ही सॉ डेट, अब वो देखते हैं डेट ऑल द फार्मर ऑफ चंपारण वेयर इन बैड कंडीशन, कि चंपारण के जो किसान है वो बैड कंडीशन में है, बुरी परिस्थितियों में है। डेट ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं, अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड और इन विच ही विन विद इन फ्यू ईयर, उनको कुछ वर्षों बाद क्या मिलते हैं, उनको विन मिलता है, उनको विजय मिलता है, वो जीत जाते हैं ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड गेव अप देयर लैंड, अब ब्रिटिश जो अंग्रेज है ना वो उनको किसानों को अपना जो उनका जो भूमि है वो लौटा देते हैं। एंड और इट्स हैव गिवन बैक टू द फार्मर, मतलब वही कहा जा रहा है कि जो फार्मर है उनको वापस दे दिया जाता है, जो क्या है लैंडलॉर्ड है, जो भूमि है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है एंड नाउ फार्मर, एंड और अब, नाउ मतलब अब, फार्मर वेयर द ऑनर ऑफ देयर ऑन लैंड, अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो अपने मतलब ऑनर है अपने लैंड के, मतलब अपने जो भूमि के किसान स्वयं ऑनर है, मालिक हैं। तो ये आप लिखेंगे जी। 80 शब्दों में कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52 53 54 55 56 57, लगभग ये 57 शब्द, मतलब लगभग ये 60 शब्दों में हम कह सकते हैं अगर है, और आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं मोस्टली, ठीक है ना। मैंने इतना ही लिखा हुआ है, आप और बढ़ा कर लिख लीजिएगा, बट यही है ना, कॉपी में आप इतना ही लिख कर देखिए कितना आराम से हो जाएगा, थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ज़्यादा मैं बड़ा इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि समय कम है, याद करने में कठिनाई होगी। इतना ही लिखे, थोड़ा स्पेस दे देकर लिखेंगे तो फुल नंबर मिल जाएगा। और कुछ नहीं, 7 नंबर का है तो 6 नंबर तो मिलेगा ना, इतना लिखेंगे तो। छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा देखिए ये सप्लीमेंट्री जो प्रोज था 15 नंबर का देख लिया। अब पोइट्री से हमें जो हमें सेंट्रल आइडिया हमें करा दे रहे हैं, माय मदर एट 66 4 नंबर में पूछा जाता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। माय मदर एट 66 पोएम इज रिटन बाय कमला दास, कमला दास जी द्वारा रचित है माय मदर एट 66 ये जो पोएम है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है कि इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में द फेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इज नो, इस पोएम में माता से बिछड़ने के डर को स्नो किया गया है, दिखाया गया है। एंड कमला दास जी बिलोंग टू केरला, केरला से बिलोंग करती हैं। देखिए ये जो पोयम है ना कमला दास जी ने लिखा है, और वो स्वयं अपने बारे में ही, अपने माता के बारे में ही लिख रही हैं। फिर से कह रहा है व्हेन कमला दास, ठीक है ना, जब कमला दास व्हेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, जब कमला दास जी अपने घर से कोचिंग जा रही होती हैं, ठीक है, फ्लाइट के द्वारा जा रही होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले घर से जब निकलती हैं, तो यहाँ पे लिखा गया देन सी हर मदर विद रेस्ट फेस, जब वो घर से बाहर निकलती है कार में बैठने के लिए, तो वो अपने माता के चेहरे को देखती है। तो यहाँ पे लिखा गया है देन सी हर मदर विद रेस्ट फेस, जब वो अपने माता के उतरे हुए चेहरे को देखती हैं। विद रेस्ट मतलब होता है कि चेहरे पे कोई, मतलब चेहरा पीला पड़ गया है, तो उस तरीके से चेहरे को देखती हैं। जैसे बूढ़ी जो कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसका चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है, तो वही देखती हैं वैसे। तो वही सोचती हैं डेट सी थिंक, और वो सोचती हैं कि माई मदर इज ओल्ड नाउ, मेरी माता बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सोचती हैं कि ही विल सून लिव अस, अब वो जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगे। ऐसा कौन सोच रही है? जो कमला दास जी हैं वो सोच रही हैं, जो इन्होंने पोएम लिखा है।
फिर से लिखा गया है एंड सी अफेयर टू थिंक, और ये सोच कर वो क्या हो जाती है, अफेयर्ड हो जाती हैं, डर जाती हैं। बट लेकिन सी लुक्ड आउट ऑफ दिस कार, परंतु वो तुरंत बाहर, जब इस सोच से बाहर निकल कर वो बाहर देखती हैं, कार से बाहर देखती हैं, एंड सी सम चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है एंड ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे लिखा गया वेन, जब कमला दास रिच एयरपोर्ट, तो उसके बाद जब कमला दास जी एयरपोर्ट पहुंचती हैं, घर से कार से जाती हैं, तो ये सब सोचती हैं। फिर से जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो यहाँ पे लिखा गया एंड सी लुक्ड एट हर मदर अगेन, तो वो फिर से अपने माता को, मतलब अगेंस्ट मतलब दोबारा अपने माता को देखती हैं। तो जब अपना माता जी को देखती हैं तो यहाँ पे लिखा गया एंड स्माइलिंग विथ टायर्ड इन हर आईज, तो वो अपने आंखों में आंसू को भरे हुए मुस्कुरा कर कहती हैं कि ही से, मतलब सी से वह कहती हैं डैट की सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे माँ, ये कहकर वो चली जाती हैं। तो यही है जी, सेंट्रल आइडिया आसान है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा स्टेंजा आप स्वयं कर लेंगे, स्टेंजा आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं कहूँगा स्टेंजा आप स्वयं कर लीजिएगा। अगला ये अब सप्लीमेंट्री का हमारा आता है, सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, देख लेते हैं जी। पोइट्री आप देख लिए, पोइट्री में सप्लीमेंट्री और सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया हमने करा दिया, सप्लीमेंट्री आप स्वयं से तैयार करेंगे और ग्रामर आप स्वयं से तैयार करेंगे, ठीक है ना। या आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब अब बहुत ही बेहतर टीचर हैं, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। यहाँ पे कह रहे हैं वाई वॉज द थर्ड लेवल ए मिड ऑफ स्केप फॉर चार्ली। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वाई, क्यों थर्ड लेवल, ठीक है, मिड, यहाँ पे मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, मतलब क्यों चार्ली के लिए स्केप था। स्केप मतलब अवसर था, मतलब स्केप मतलब हम कह सकते हैं कि बचने, ठीक है ना। स्केप मतलब बचने का, क्यों चार्ली को बचने का माध्यम था थर्ड लेवल, ठीक है ना। मतलब क्यों चार्ली का जो बचने का, चार्ली के बचने का थर्ड लेवल क्यों माध्यम था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो थर्ड लेवल से चार्ली क्यों बच सकता था, यही जानना है। तो यहाँ पे लिखा गया यस द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, मतलब चार्ली के लिए क्या, चार्ली के लिए बचने का माध्यम था, ठीक है, द थर्ड लेवल, ठीक है ना। अब क्यों था जी कि इट वाज ऑल हिज इमेजिनेशन, क्योंकि जो थर्ड लेवल था उसका मात्र क्या था, वो उसका ही इमेजिनेशन था, उसकी बने मतलब उसकी सोच ही थी, ठीक है ना, उसकी काल्पनिक सोच थी, ठीक है, वास्तविक नहीं था थर्ड लेवल। फिर से कह रहा है कि वी कैन जज फॉर दिस स्टोरी, अब वो स्वयं इस स्टोरी का जज करता था, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है डैट की चार्ली वॉज फेसिंग लाइफ वेरियर एंड टेंशन, और जो चार्ली था ना वो फेसिंग कर रहा था जीवन, फेसिंग लाइफ मतलब अपनी लाइफ में फेस कर रहा था, सामना कर रहा था। वेरियर मतलब क्या, वेरियर मतलब परेशानियों का और टेंशन का, ठीक है ना, तनाव का। फिर से कह रहा है गोइंग टू द थर्ड लेवल, मतलब गोइंग टू थर्ड लेवल गेव हिम सेटिस्फिकेशन, मतलब क्या रहा है कि जैसे ही वो थर्ड लेवल में गोइंग चला जाता था तो उसको क्या गिव मतलब मिलता था सेटिस्फिकेशन, उसको एक शांति मिलती थी, संतुष्टि मिलती थी। एंड ही कुड फॉरगेट हिज वरियर, ठीक है, फॉर सम टाइम, और उसको क्या मिलता था, उसको क्या, यहाँ पे कह रहा है ही कुड फॉरगेट हिज वेरियर फॉर सम टाइम, और कुछ समयों के लिए वो जो अपनी परेशानी था उसको फॉरगेट हो जाता था, वो भूल जाता था अपनी परेशानी को, ठीक है, जैसे ही वो थर्ड लेवल में चला जाता था, ठीक है। हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोवैज्ञानिक फ्रेंड था, आल्सो से द समथिंग, और उसके मनोवैज्ञानिक ने भी ऐसा ही कहा था, मनोवैज्ञानिक जो फ्रेंड है उसको ऐसा ही कहा था। तो ये बातें हैं जी, तो ये आप लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर का है, ये भी हमसे बहुत बार पूछा गया, आप देख लीजिए। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल,
यहाँ पे कह रहा है कि वाई मतलब क्यों, जो चार्ली है वो नेवर अगेन फाइंड, चार्ली क्यों नहीं दोबारा से नहीं खोज सका द थर्ड लेवल को, मतलब चार्ली थर्ड लेवल को दोबारा से नहीं खोज सका, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, चार्ली थर्ड लेवल को दोबारा से कभी भी नहीं खोज पाया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट द रियलिटी, ये वास्तविकता, थर्ड लेवल कोई वास्तविकता नहीं थी, बट अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम, ठीक है, हिम फ्रॉम अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योर फेस वार एंड वेरियर। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बट ए मीडियम ऑफ एस्केप, मतलब जो क्या था उसके बचने का, फॉर हिम मतलब उसके बचने का क्या था, वो एक माध्यम था। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये रियलिटी जो थर्ड लेवल था, इट वॉज नॉट अ रियलिटी, ये रियलिटी नहीं था, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहे बट लेकिन ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम, और उसके बचने का क्या था, वो एक माध्यम था, ठीक है, क्योंकि उसमें चला जाता था, टेंशन से दूर हो जाता था। फिर से कह रहा है कि फॉर द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, वो ऐसा उसको लगता था कि जो संसार है ना वो अनहैप्पी है, वो मतलब पूरा संसार अनहैप्पी है, बिना खुश का है, ठीक है ना। इस इनसिक्योरिटी है, मतलब इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, ठीक है ना संसार में, फेयर है, डर है, वार है मतलब लड़ाई झगड़ा भी है, और वेरियर और बहुत सारा है, हम कह सकते हैं वेरियर है, तनाव भी है, या टेंशन भी हम कह सकते हैं है, ठीक है ना, परेशानियां हैं। तो यही इसी के कारण वो क्या, ये आप लिख देंगे जी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। अगला हमारा अंतिम आता है क्वेश्चन, देख लीजिए सप्लीमेंट्री का। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर, ठीक है ना, मतलब जो किंग था, ठीक है ना, तो वो किंग ने किल्ड किया, मारा 100 टाइगर को, तो क्यों मारा, मतलब राजा ने 100 टाइगरों को क्यों मारा, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है, या 100 टाइगरों को मारने की प्रतिज्ञा क्यों ली, ये हमें बताना है। तो वेन जब द महाराजा ऑफ ओनली 10 डेज ओल्ड, जब महाराजा मात्र 10 दिनों के थे, ठीक है ना, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्ट, ठीक है ना, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मुख्य ज्योतिषी हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी डैट की द टाइगर वुड बी द केस ऑफ द डेथ, मतलब ना जो महाराजा है उनके मृत्यु का कारण क्या है, एक टाइगर होगा, ठीक है ना। ये मुख्य ज्योतिषी ने ऐसा क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था, एक भविष्यवाणी कर दी थी। वेन जब द महाराजा वाज 20, ठीक है ना, जब महाराजा 20 वर्ष के हुए, ठीक है ना, ही किल्ड 1 टाइगर, तो उन्होंने एक टाइगर को मारा, एक बाघ को मारा। और वेन ही आस्क्ड हिम एस्ट्रोलॉजर, अब वो एस्ट्रोलॉजर से कहे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, हमने यहाँ पे कहा, क्या कहा, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वुड किल्ड 99 टाइगर, मतलब जब 20 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने एक टाइगर को मारा और एस्ट्रोलॉजर को बताया, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ही सेड दैट, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि ही वुड किल्ड 99 टाइगर्स, तुम भले ही 99 मतलब 99 टाइगरों को मार दो, बट ही शुड बी फेयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, परंतु फिर भी तुमको क्या 100वें टाइगर से फेयरफुल रहना चाहिए, डरता रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है एज इट वुड बी द केस ऑफ हिज डेथ, क्योंकि वही उसी से क्या होगा, उसकी मृत्यु, मतलब उसकी मृत्यु का कारण क्या है, वही है, टाइगर ही है, ठीक है। सो द टाइगर किंग 100 टाइगर, सो द टाइगर किल्ड द 100 टाइगर, इसीलिए वो 100 टाइगर को मारना चाहता था। यदि 100 टाइगर को वो मार देता तो क्या हो जाता, एस्ट्रोलॉजर की बात असत्य हो जाती, वही वो चाहता था मारने का। 99 तो मार दिया था, पर 100 टाइगर को नहीं मार सका, वो ही मार दिया। तो ये जब टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, 7 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। तो
ये हमारा था जी पूरा जो इंग्लिश का हमने स्टडी कराने का प्रयास किया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमने तो केवल एक ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताया, तो ये तो फिक्स नहीं है कि यही 100% आएंगे ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप परेशान ना हो, आपके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ना संपूर्ण किताब के मान लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज हैं, तो वो हम आपको करा देंगे। अनसीन पैसेज को केवल ट्रिक से आपको सीखना है, तो अनसीन पैसेज करा देंगे। उसके साथ साथ मान लेते हैं 5-7 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ एक ही वीडियो में अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर, प्रोज के, पोइट्री के, सप्लीमेंट्री के, सेंट्रल आइडिया, सब कुछ एक ही वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। भले ही आपका 3-4 घंटे 5 घंटे की क्लासेज होगी, पर ये हम एक ही वीडियो में कराएंगे। अब वो वीडियो कब मिलेगा, तो वो वीडियो मुझे लगता है कि कल शाम को आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं कंप्लीट इंग्लिश के लिए, तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कंप्लीट इंग्लिश का वीडियो लाइए, ठीक है ना। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।